Hello everyone and welcome to the channel. Today we are going to start our next chapter, that is a special purpose subsidiary books. तो बेसिकली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इन बुक्स को बनाने से पहले, इन बुक्स को सीखने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये ट्रांजैक्शन इस बुक में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने जब स्टार्टिंग में अकाउंट्स करना शुरू किया था, हमने सीखा था कि जर्नल एक चैप्टर है। जर्नल मीन्स बुक जिसमें हम डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एंड थिंक ऑफ अ बिजनेस जिसमें डेली बहुत ट्रांजैक्शंस होती है, नियर अबाउट अगर एक छोटे से छोटे बिजनेस की बात करें जो 10 से 15 ट्रांजैक्शन इन अ डे भी करते हैं, तो 360 डेज़ के हिसाब से देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन। अगर 10 ट्रांजैक्शन वो इन अ डे करते हैं तो 365 डेज़ के हिसाब से 3650 यानी 3650 ट्रांजैक्शन वो एक नॉर्मल एक ईयर के अंदर करता है। तो यहाँ पे जब हम जर्नल बनाते हैं तो इट विल क्रिएट अ लॉड ऑन द जर्नल। तो एक बहुत भारी सी बुक बन जाएगी, एक बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाली। एंड इवन अगर हम कहते हैं कि मैम हम तो आजकल कंप्यूटर्स में रखते हैं तो फाइल्स भी तो कितनी हैवी हो जाएगी। तो बेसिकली क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द जर्नल आप इतने पन्ने पलटते रहोगे, पेजेस पलटते रहोगे, इतनी मोटी, इससे ज़्यादा मोटी बुक बन जाएगी आपकी। तो आपको क्या करते हो कि to reduce the burden on journal you prepare the special purpose book। स्पेशल पर्पस बुक में जो ट्रांजेक्शन मेन ट्रांजेक्शन होती है, जैसे बिजनेस में कैश के साथ बहुत ट्रांजेक्शन होती है, कैश आता है कैश आता है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में जो हमने सीखी थी। एंड मतलब जब हम बात करते हैं बाकी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, सामान खरीदना, बेचना, कई बार वापस आ जाता है, कई बार हमें वापस करना पड़ता है। तो जो उधार पे खरीदा गया, देखो जो कैश पे परचेज किया है वो तो कैश बुक में चला गया, लेकिन जो उधार पे खरीदा है वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपकी स्पेशल पर्पस बुक में। यानी अगर वो परचेज की बुक, परचेज की ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में जाएगा, वो सेल की ट्रांजैक्शन है सेल बुक में जाएगा। परचेज रिटर्न हो रही है परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न हो रही है सेल रिटर्न बुक। ये BRBP जर्नल प्रॉपर, मतलब अगर आप कभी उधार पे सेल करते हो तो वो बनते हैं डेटर्स। और कई बार आप डेटर से गारंटी लेते लिखवा के, तो दे आर नोन एज अ बिल रिसीवेबल, तो उनकी बुक अलग होती है। सेम ऐसी अगर क्रेडिटर्स आपसे लिखवा लेते हैं दैट यू प्रॉमिस टू पे देम रुपीज दिस, तो होती है बिल्स पेबल बुक। और उसके अलावा एक बुक होती है दैट इज़ अ जर्नल प्रॉपर, मतलब जो इनमें नहीं आता है, जो कैश बुक पे नहीं जाता है, वो सारा किस में जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं अपने कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो वो सारे जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। ओके, BR एंड BP इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर ऑल्सो अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल भी ओरिजिनल एंट्री है, तो इसे परचेज बुक भी कहेंगे, परचेज जर्नल भी कहेंगे। तो इसके कुछ रूल्स है जो आपको पहले समझने चाहिए। वो रूल्स ये है कि कैश परचेज बुक में कोई भी कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं की जाती है। परचेज बुक में कोई भी कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं की जाती है। सेकंड, परचेज बेसिकली हम उन चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो हमने रीसेल करनी होती है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हमें रीसेल नहीं करना होता है, जो हमारे एसेट्स होते हैं, वो परचेज बुक में नहीं आते। तो 2 रूल्स है परचेज बुक में। पहले तो सिर्फ परचेज आनी है, कोई सेल की ट्रांजैक्शन नहीं आनी। और फिर परचेज में से भी कौन सी परचेज आनी है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना है। कैश परचेज या एसेट की परचेज को रिकॉर्ड नहीं करना। इन दिस वीडियो हम नॉर्मल परचेज बुक बनानी सीख रहे हैं विदाउट GST, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपकी अपलोड होगी दैट विल बी इंक्लूडिंग द टॉपिक GST। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पे परचेज बुक बनाना है, इधर यहाँ पे GST बोले, बट हम विदाउट GST ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर चांदनी चौक। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कैश परचेज है। ये देखो, ये भी क्रेडिट पे खरीदे, ये भी क्रेडिट पे खरीदे, ठीक है, ये कैश पे खरीदे, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। काम उसका क्या, इलेक्ट्रिक स्टोर और फर्नीचर खरीदा जा रहा है, तो दीज आर द एसेट, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होने, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होने। फॉर्मेट क्या है, डेट,
पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, LF मतलब लेजर फोलियो, लेजर के किस पेज में जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल अपना +1 +2 में अकाउंट्स कर रहे हैं तो हम लेजर साथ साथ नहीं, हम एक्चुअल लाइफ में नहीं करें तो ये कॉलम वेकेंट रहते हैं। एंड देन डिटेल्स एंड अमाउंट। और वेरी वेरी सिंपल बुक, बिकॉज एक तरह से बिलिंग जैसे हम करते हैं ना, किससे सामान खरीदा, पहले उसका नाम लिख लो, क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, वो सिर्फ नोट करना है। जैसे यहाँ पे June 2, तो आप June 2 लिखेंगे डेट में। क्या है, परचेज किया सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, तो पहले आपने लिख लिया नेम, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। कहाँ का एड्रेस है, चांदनी चौक दिल्ली। तो GST तो जब होता है ना, तो एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि GST का कंसेप्ट है वो पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर वीडियो बनेगी। तो GST का कंसेप्ट छोड़ के अभी हम कर रहे हैं, तो दैट इज़ चांदनी चौक दिल्ली, एड्रेस लिख लिया। क्या इनवॉइस नंबर कितना है, 480, तो इनवॉइस नंबर में मेंशन कर दिया 480। क्या बाय किया आपने, 40 ट्यूब लाइट्स एट 500 ईच एंड 15 टेबल फैंस एट 2000 ईच। तो 40 ट्यूब लाइट्स at 500 each and then 15 table fan at 2000 each। और फिर ट्रेड डिस्काउंट भी दी है, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 40 ट्यूबलाइट्स जब आपने 500 की खरीदी तो बिलिंग करके कितना हुआ, 20,000, डिटेल के कॉलम में लिख रही हूँ। और 15 टेबल फैन आप खरीद रहे हो 2000 ईच, तो कितना हो गया, 30,000। टोटल बिलिंग हुई तो कितनी बनी है, 50,000। 20% इज अ ट्रेड डिस्काउंट, आप 50,000 का 20% कर लो, 10,000। 40,000 विल बी द अमाउंट जो आपका टोटल बिल बने। एंड उसके बाद इसका अकाउंट क्लोज, तो इसमें यहाँ पे लाइन लग गई, अमाउंट भी क्लोज। ओके, इस पे नहीं लगानी लाइन, क्योंकि जब अमाउंट के नीचे ये लग जाता है तो आप परचेज का टोटल नहीं कर पाओगे, यहाँ करना है क्योंकि इसका अकाउंट सेटल हुआ है। फिर आपने क्या किया है, बाय की है फ्रॉम द न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस दैट न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो किससे खरीदे, न्यू लाइट ट्रेडर, डेट क्या थी, 10 जून। तो 10 जून न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट पैलेस, CP पे आप खरीद रहे हो, प्लेस लिखा हो कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। तो आपने पहले एड्रेस मेंशन किया। क्या इनवॉइस नंबर है, 2310। तो देखो मैंने इनवॉइस नंबर 2310 लिख दिया, कई बार ये नहीं दिया तो ब्लैंक रहेगा सारा कॉलम। 10 सीलिंग फैंस आपने खरीदे 3000 ईच और 20 इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन खरीदी 500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो उसको मैं यहाँ लिखूंगी 10 सीलिंग फैन एट 3000 ईच, 20 इलेक्ट्रिक फैंस खरीदे एट 500 ईच, एक लाइन छोड़ के क्योंकि टोटल करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 10 सीलिंग फैन खरीदे आपने 3000 ईच, तो 30,000 का बिल बन गया। 20 इलेक्ट्रिक फैंस खरीदे 5000 ईच, तो 10,000 का बन गया। टोटल किया 40,000, 10% इज अ ट्रेड डिस्काउंट 4,000, तो 36,000 विल बी द अमाउंट। इसको क्लोज, बट इसको नहीं करना, ये भी क्लोज। ओके, नेक्स्ट क्या खरीदे, परचेज किया रविंद्रा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी से, पटेल नगर न्यू दिल्ली। क्या खरीदे, 1508 इज द इनवॉइस नंबर। 100 डजन बल्ब्स एट 600 पर डजन, 20 वाटर हीटर्स एट 1000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो मैं इसको एक साथ ही नोट कर रही हूँ। तो 20 जून को आपने रविंद्र इलेक्ट्रिकल कंपनी पटेल नगर, आपने एड्रेस मेंशन किया, दिल्ली से आपने सामान खरीदे उधार पे। 1508 was your invoice number। 100 dozen bulb
आपने खरीदे हैं 600 पर डज़न पे। ये देख लेना, अगर बाई चांस यहाँ पे 100 डज़न लिखा होता है, पर बल्ब यहाँ पे 600 लिखा होता है, तो चेंज हो जाता है क्योंकि एक डज़न में 12 होते हैं। एंड देन 20 वाटर हीटर्स बाय किए एट 1000 ईच। फिर लिखे लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट? 25%। 100 पर डज़न खरीदे और 600 पर डज़न, 100 डज़न और पर डज़न है 600 का रेट, तो वो मेंशन कर दिया। तो कितना हो गया? 60,000। एंड 20 इंटू किया 20,000, टोटल क्या? 80,000। 25% किया 20,000, तो माइनस करके आपके पास कितना आया है? दैट इज़, जिसको माइनस करते हैं हम उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जिसको माइनस करें ब्रैकेट में लिख लिया, तो 80 में से 20 गई, यहाँ पे लाइन गलत लगी क्योंकि जब लाइन लग जाए तो उसको टोटल नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते, आपस में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 80 माइनस 20 60,000, यहाँ 60,000 मेंशन कर दिया। अब आगे क्या लिखा है? फॉर कैश खरीदा है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, आप नीचे नोट लिख दोगे। दीज ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा होगा transaction purchase on 22nd June will not be recorded in the purchase book because goods have been purchased for cash, and second only the purchase of goods, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? फर्नीचर खरीदा गया है एंड काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? नो एसेट परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गुड्स में डील कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने या तो ट्रांजेक्शन को अंदर रिकॉर्ड करना है या फिर आपने क्या करना है? अपना रीज़न स्पेसिफाई करना है कि आपने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। एंड दो ही चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, कैश परचेज नहीं होती और एसेट्स की परचेज नहीं होती है। तो वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन माइंड। फर्स्ट यू नीड टू रीड, पहले आपने जब भी क्वेश्चन है पहले फॉर्मेट ढंग से बनाए, फिर उसके क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन रीड करके पहले से आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी क्रेडिट परचेज है और कौन सी कैश परचेज, प्लीज़ उसको साथ में कट कर लें सो दैट आप उसे गलती से ना लिख लें। और उसके बाद इट्स सिंपल लाइक अ बिलिंग, पहले नेम लिखिए, किससे खरीदा, क्या खरीदा उसे मेंशन करें, डिस्काउंट कितना है। एंड सपोज अगर आपके कोई फ्रेट के चार्जेस आ जाते हैं, कोई पैकिंग के चार्जेस आ जाते हैं, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आप शॉप पे जाते हो, पहले बिलिंग होती है, डिस्काउंट मिलता है, फिर किराए का लगता है बिल। तो यहाँ पे अगर फ्रेट आता तो मैं डिस्काउंट करने के बाद सपोज फ्रेट होता है 2000 का, तो 40 + 2 करके 42, ये ना करते कि 52 माइनस करती, नो, वो गलत होता। पहले डिस्काउंट देना है, फिर फ्रेट, फिर पैकिंग चार्जेस, फिर GST, उसका कंसेप्ट बाद में आता है। तो पहले डिस्काउंट आएगा, उसके बाद फ्रेट आएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि GST है तो वो कैसे लगाना है, वो सब कुछ, और कभी भी फ्रेट के ऊपर GST नहीं लगाना। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपने सबसे पहले ट्रेडर का नाम लिखा, फिर आपने क्या बाय किया, फिर डिस्काउंट किया, एंड एट द एंड आपने यहाँ पे जो अमाउंट में सारे कॉलम किए 40 + 36 76 76 + 60, तो 136, और यहाँ पे आपने टोटल किया। और क्योंकि ये परचेज है तो इसका परचेजेस अकाउंट लिखा, क्योंकि ये लेजर में ट्रांसफ़र होना है, और परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट, तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट डेबिट। एंड या फिर आप इसके साथ यहाँ पे क्या लिख सकते हो? टोटल। आई होप you are able to understand. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box.